नमस्कार और स्वागत है एक और गहरी पड़ताल में। आज का विषय है जीवन का एक मूलभूत पहलू, नियंत्रण और समन्वय। कभी सोचा है हम किसी हिलती डुलती चीज को देखकर फौरन क्यों मान लेते हैं कि वो जिंदा है? क्या ये हरकत सिर्फ बढ़ने का सबूत है, जैसे जैसे कोई बीज मिट्टी फाड़कर नन्हा पौधा बनता है? लेकिन सोचिए, बिल्ली का तेजी से दौड़ना, या बच्चों का पार्क में झूलना, या फिर भैंस का आराम से जुगाली करना, ये सब बढ़ने की वजह से तो नहीं हो रहा। तो फिर इन हरकतों में ऐसा क्या है जो हमें जीवन का एहसास कराता है? हम्म शायद इसलिए क्योंकि हम इन हरकतों को ना बाहरी दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उनके जवाब की तरह देखते हैं। जैसे बिल्ली शायद किसी चूहे को देखकर दौड़ी हो, है ना? या बच्चे झूले से मजे ले रहे हैं और भैंस जुगाली करके वो खाने को पचाने लायक बना रही है। मतलब जीव अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों को समझते हैं और फिर उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे तेज रोशनी पड़ने पर आंखें मिंच जाती हैं, या गर्म तवे को छूते ही हाथ झटके से पीछे हट जाता है। ये दिखाता है कि माहौल के हिसाब से हमारी प्रतिक्रियाएं कितनी सोची समझी और नियंत्रित होती हैं। हर स्थिति के लिए एक सही, एक नपी-तुली प्रतिक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि क्लास में फुसफुसाने की बजाय हम चिल्लाने लगें। सही कहा। और इसी बारीक नियंत्रण और तालमेल के लिए जीवों के शरीर में ना खास इंतजाम होते हैं। खासकर जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें अलग-अलग काम के लिए खास ऊतक मतलब टिश्यूज होते हैं। आज हम इन्हीं सिस्टम्स को खंगालेंगे, जानेंगे कि जानवरों और पौधों में जानकारी कैसे इकट्ठा होती है, अच्छा फिर फैसले कैसे लिए जाते हैं और फिर हरकत कैसे होती है। तो चलिए जानवरों से शुरू करते हैं। इनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जिम्मा मुख्य रूप से दो तरह के ऊतकों पर होता है। एक तो तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू जिसे कहते हैं, और दूसरा पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। मान लीजिए वही गरम तवे वाली बात। ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें पता कैसे चलता है और हम फौरन रिएक्ट कैसे करते हैं? देखिए, हमारे आसपास की दुनिया की हर जानकारी वो हमारी कुछ खास तंत्रिका कोशिकाओं, जिन्हें नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके खास सिरों से पकड़ी जाती हैं। ये सिरे, जिन्हें ग्राही या रिसेप्टर्स कहते हैं, आमतौर पर हमारी ज्ञानेंद्रियों मतलब सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जैसे स्वाद के लिए जीभ पर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं और सूंघने के लिए नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अच्छा, तो जैसे ही इन रिसेप्टर्स को कोई सिग्नल मिला, मान लीजिए स्वाद का, तो आगे क्या होता है? जब तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटिक सिरे पर मतलब उसके एक खास हिस्से पर जानकारी पहुंचती है, तो वहां एक रासायनिक क्रिया शुरू होती है। इससे एक बिजली जैसा करंट, एक तरह का विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होता है। ये करंट फिर कोशिका के मुख्य भाग यानी सेल बॉडी से गुजरता हुआ एक लंबे तार जैसे हिस्से, जिसे एक्सॉन कहते हैं, उसके आखिर तक पहुंचता है। और फिर ये करंट अगले सेल तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि सेल्स के बीच में तो गैप होता है ना, है ना? बिल्कुल सही। एक्सॉन के अंत में पहुंचकर ये विद्युत आवेग कुछ खास रसायनों केमिकल्स को छोड़ता है। ये रसायन एक बहुत छोटी सी खाली जगह, जिसे सिनैप्स कहते हैं, उसे तैरकर पार करते हैं और फिर अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटिक सिले पर पहुंचकर ठीक वैसा ही विद्युत आवेग फिर से शुरू कर देते हैं। यूं समझिए, ये एक रिले रेस की तरह है। संदेश एक धावक यानी न्यूरॉन से दूसरे तक एक केमिकल बैटन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह संदेश पूरे शरीर में दौड़ता है और आखिरकार मांसपेशियों मतलब मसल सेल्स या फिर ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स तक पहुंचता है। यही वजह है कि तंत्रिका ऊतक असल में इन न्यूरॉन्स का एक बेहद, आप कह सकते हैं, संगठित जाल है। अच्छा, तो इसका मतलब स्वाद और गंध आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे सोर्स में गतिविधि का जिक्र है कि अगर हम नाक बंद करके चीनी खाएं, तो क्या स्वाद उतना ही मीठा लगेगा? अनुभव है ना, वो सिर्फ जीभ से नहीं आता बल्कि गंध से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। नाक बंद होने पर गंध वाले रिसेप्टर्स, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, तो मस्तिष्क तक स्वाद की पूरी जानकारी पहुंचती ही नहीं। इसीलिए तो जुकाम में जब नाक बंद होती है तो खाना बेस्वाद सा लगता है। सही कहा। अब आते हैं उन झटपट रिएक्शंस पर जिन्हें हम रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे बस आते देख मैं रिफ्लेक्स में कूद गया, या गर्म चीज छूते ही हाथ रिफ्लेक्स में हट गया। ये रिफ्लेक्स आखिर है क्या भला? इन सभी उदाहरणों में एक बात कॉमन है। प्रतिक्रिया बिना सोचे समझे अपने आप हो जाती है। हम कंट्रोल नहीं करते उसे।
ये वो स्थितियां हैं जहां शरीर किसी बाहरी खतरे पर या किसी स्टिम्युलस पर तुरंत रिएक्ट कर रहा है। सवाल ये है कि यहाँ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है, वो भी इतनी तेजी से। तो क्या हम सोचकर हाथ नहीं हटा सकते थे कि भाई दर्द होगा, जल जाएगा, ये सब सोचकर? सोच तो सकते हैं, पर सोचने में लगेगा कीमती वक्त। सोचना एक जटिल काम है। इसमें दिमाग के कई सारे न्यूरॉन्स से आने वाले संदेशों का विश्लेषण होता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है। हमारा दिमाग जो खोपड़ी में सुरक्षित बैठा है, पूरे शरीर से जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर फैसला करता है कि क्या करना है। अब अगर गर्म तवे को छूने के बाद हम इतना सब सोचने लगे तो हाथ तो जल ही जाएगा ना। तो शरीर ने इस देरी से बचने का क्या तोड़ निकाला, क्या जुगाड़ किया? शरीर का शॉर्टकट है प्रतिवर्ती चाप, यानी रिफ्लेक्स आर्क। ये एक तरह का डायरेक्ट कनेक्शन है, समझिए। गर्मी महसूस करने वाली नसें, जिन्हें सेंसरी नर्व्स कहते हैं, वो सीधे उन नसों यानी मोटर नर्व से जुड़ी होती हैं जो हाथ की मांसपेशियों को हिलाने का आदेश देती हैं। और ये कनेक्शन ज्यादातर हमारी रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ही बन जाता है। सिग्नल दिमाग तक जाने का इंतजार ही नहीं करता, रीढ़ की हड्डी से ही वापस मुड़कर मांसपेशियों तक पहुंच जाता है और हाथ हट जाता है। जानकारी दिमाग तक भी पहुंचती है, लेकिन एक्शन पहले ही हो चुका होता है। ये शरीर का अल्टीमेट सर्वाइवल मैकेनिज्म है, पहले करो फिर सोचो। और ये रिफ्लेक्स आर्क शायद जानवरों में इसीलिए विकसित हुए होंगे क्योंकि शुरुआती दौर में उनका मस्तिष्क शायद इतना विकसित नहीं था कि तेजी से सोचकर प्रतिक्रिया दे सके। और विकसित मस्तिष्क वाले जीवों में भी ये तुरंत बचाव के लिए सबसे कारगर तरीका बने रहे। जैसे तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है तो पलकें झपक जाती हैं, पुतली सिकुड़ जाती है, ये भी एक रिफ्लेक्स ही हुआ। यहाँ भी सिग्नल आंखों से होता हुआ सीधे उन नसों तक जाता है जो पलकों और पुतली को कंट्रोल करते हैं, दिमाग के सोचने वाले हिस्से को बाईपास करते हुए। अब यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। रिफ्लेक्स एक्शन और चलने फिरने में क्या अंतर है? देखिए, चलना एक ऐच्छिक क्रिया है, वॉलंटरी एक्शन है। हम सोच समझकर चलते हैं, कब रुकना है, कब तेज चलना है। जबकि रिफ्लेक्स एक अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलंटरी एक्शन है। ये बिना हमारी मर्जी या सोच के होती है। पर रिफ्लेक्स में दिमाग का बिल्कुल कोई रोल नहीं होता। सीधा रोल प्रतिक्रिया देने में नहीं है, क्योंकि वो चाप तो रीढ़ की हड्डी में ही पूरा हो जाता है। लेकिन सूचना दिमाग तक पहुंचती जरूर है बाद में। दिमाग उस अनुभव को याद रखता है, शायद अगली बार हमें ज्यादा सावधान रहने की सीख देता है। तो क्या रीढ़ की हड्डी का काम सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन संभालना है? हम तो सोचने समझने वाले प्राणी हैं। बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी सिर्फ रिफ्लेक्स का जंक्शन पॉइंट नहीं है, ये दिमाग तक सूचना पहुंचाने वाला सुपर हाईवे भी है। सोचना, समझना, याद रखना, फैसले लेना, ये सब जटिल काम हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन में होते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर बनाते हैं हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। ये पूरे शरीर से जानकारी इकट्ठा करके उसे इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ता है और समझता है। और जो काम हम सोच समझ कर करते हैं, जैसे लिखना या बात करना या अभी मेरा हाथ हिलाना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वॉलंटरी एक्शंस। इनके लिए दिमाग मांसपेशियों को संदेश भेजता है। CNS और शरीर के बाकी हिस्सों जैसे हाथ पैर की नसें वगैरह, उनके बीच कम्युनिकेशन का काम करता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। हमारे दिमाग के मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अच्छा, तो इन तीनों के काम क्या क्या है? थोड़ा विस्तार से बताइए। जरूर। अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन हमारे दिमाग का CEO है, समझिए। ये सोचने, समझने, याद रखने, योजना बनाने का मुख्य केंद्र है। यहीं पर सुनने, सूंघने, देखने जैसी हमारी ज्ञानेंद्रियों से आई सूचना प्रोसेस होती है। यहीं पर पुरानी यादों और नई जानकारी को मिलाकर मतलब निकाला जाता है और फैसला होता है कि क्या करना है। फिर ये मोटर एरिया को सिग्नल भेजता है जो हमारी मर्जी से चलने वाली मांसपेशियों वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे पैर की मांसपेशियां। अरे हाँ, भूख लगने या पेट भरने का जो एहसास होता है ना, वो भी इसी हिस्से से कंट्रोल होता है। हाँ, और बाकी 2 हिस्से मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क ये ज्यादातर उन कामों को संभालते हैं जो अपने आप चलते रहते हैं, जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, यानी अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे आंख की पुतली का साइज बदलना रोशनी के हिसाब से, दिल का धड़कना, सांस लेना, खाना पचाना,
ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, मुंह में लार आना, उल्टी होना, इनमें से कई महत्वपूर्ण काम पश्चिम मस्तिष्क में मौजूद मेडुला कंट्रोल करता है। और पश्चिम मस्तिष्क का एक और हीरो है अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, उसका क्या रोल है? हाँ, सेरिबेलम ये हमारे शरीर का प्रिसिजन इंजीनियर और बैलेंस मास्टर है, कह सकते हैं। जब हम सीधी लाइन में चलते हैं या साइकिल चलाते हैं या कोई बारीक काम करते हैं जैसे पेंसिल उठाते हैं, तो इन कामों में जो सटीकता, जो प्रिसिजन आती है ना, वो सेरिबेलम की बदौलत है। साथ ही हमारे शरीर का पोस्चर, मतलब खड़े होने या बैठने का ढंग, और संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने का काम भी इसी का है। इसके बिना हमारे काम बड़े बड़े अनाड़ीपन वाले हो जाएंगे। वाकई दिमाग इतना जरूरी और इतना नाजुक अंग है, तो कुदरत ने इसकी सुरक्षा का भी कुछ खास इंतजाम किया होगा। बिल्कुल किया है। दिमाग एक मजबूत हड्डी के बक्से यानी खोपड़ी या स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खोपड़ी के अंदर भी दिमाग एक तरल पदार्थ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं उसे, उससे भरे गुब्बारे जैसी थैली में तैरता रहता है। ये फ्लूइड किसी झटके या चोट से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक इसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, वो हमारी नाजुक मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है। हमने समझ लिया कि सिग्नल कैसे चलता है, फैसले कहाँ होते हैं, लेकिन आखिर में ये नर्व सिग्नल मांसपेशियों से काम करवाते कैसे हैं? मसल हिलती कैसे? सी मांसपेशी कोशिका मतलब मसल सेल तक पहुंचता है, तो वो कोशिका अपनी शक्ल बदल लेती है, सिकुड़कर छोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कोशिका के अंदर कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं। नर्व सिग्नल मिलने पर इन प्रोटीन की व्यवस्था और उनका आकार बदल जाता है, जिससे पूरी कोशिका सिकुड़ जाती है। और जब लाखों कोशिकाएं एक साथ सिकुड़ती हैं तो पूरी मांसपेशी हरकत में आती हैं, और वो सिनेप्स वाली बात, वहाँ विद्युत आवेग एक केमिकल सिग्नल में बदलता है जो उस गैप को पार करके अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। और अगरबत्ती की गंध वो नाक के अंदर मौजूद खास घ्राणग्राही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पकड़ते हैं, जो गंध के अणुओं से उत्तेजित होकर दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। चलिए अब थोड़ा पौधों की दुनिया में चलते हैं। उनमें तो नर्वस सिस्टम नहीं होता, नहीं मांसपेशियां, फिर वो बाहरी उत्तेजना और स्टिमुलाई पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जैसे वो छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट, छूते ही पत्तियां मुरझा जाती हैं। हाँ, पौधों की हरकतें भी बड़ी दिलचस्प होती हैं। उनमें दो तरह की हरकतें होती हैं। एक तो वो जो उनकी बढ़त यानी ग्रोथ से जुड़ी होती हैं, जैसे बीज से पौधे का निकलना, जड़ का नीचे की तरफ जाना, तने का ऊपर की तरफ आना। और दूसरी तरह की हरकतें वो हैं जो बढ़त से आज़ाद होती हैं, जैसे आपने कहा छुई मुई का शर्माना। तो ये छुई मुई बिना नसों और मांसपेशियों के इतनी तेजी से कैसे रिएक्ट कर लेती हैं? यहाँ बढ़त का कोई रोल नहीं है, पौधा छूने का एहसास करता है। ये जानकारी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक बिजली और रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के मिले जुले रूप में पहुंचती है। लेकिन हाँ, जानवरों जैसा कोई खास नर्व टिश्यू नहीं होता। अब हरकत कैसे होती है? पत्ती की कोशिकाओं के अंदर पानी की मात्रा बदलकर। जब सिग्नल मिलता है तो पत्ती के निचले हिस्से की कुछ खास कोशिकाएं तेजी से पानी बाहर निकाल देती हैं। इससे वो ढीली पड़कर सिकुड़ जाती हैं और पत्ती नीचे झुक जाती है। पानी वापस भरने पर वो फिर से सीधी हो जाती है। कमाल है ना? कमाल है। अच्छा, और वो हरकतें जो बढ़ने की वजह से होती हैं, जैसे मटर की बेल का किसी डंडे के सहारे ऊपर चढ़ना? हाँ, वो भी बढ़त से जुड़ी हरकत है। मटर के पौधे में धागे जैसे प्रतान मतलब टेंड्रिल्स निकलते हैं। ये छूने के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। जैसे ही कोई प्रतान किसी सहारे, मान लीजिए डंडा या जाली, उसको छूता है तो सहारे के संपर्क वाला हिस्सा धीरे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा तेजी से बढ़ता है। इस असमान बढ़त के कारण प्रतान सहारे के चारों ओर लिपट जाता है। आमतौर पर पौधे बाहरी उत्तेजना जैसे रोशनी या गुरुत्वाकर्षण उसकी तरफ या उससे दूर धीरे धीरे बढ़कर प्रतिक्रिया देते हैं। इस तरह की दिशा वाली बढ़त को अनुवर्तन या ट्रोपिज्म कहते हैं। ये ट्रोपिज्म कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। सबसे आम है प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म, तने का रोशनी की तरफ मुड़ना और जड़ का रोशनी से दूर जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधे के ऊपरी सिरे पर ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन बनता है। अगर रोशनी एक तरफ से आ रही है तो ऑक्सिन अंधेरे वाली तरफ जमा हो जाता है
और ऑक्सिन का काम है कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करना। तो जिस तरफ ऑक्सिन ज्यादा है वहां की कोशिकाएं तेजी से लंबी होती हैं और तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। अगर आप एक गमले को खिड़की के पास रखें तो कुछ दिन में देखेंगे कि उसका तना खिड़की की तरफ मुड़ गया है। ये ऑक्सिन का ही कमाल है। इसी तरह गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म में जड़ें हमेशा नीचे मतलब जमीन के खिंचाव की तरफ और तना हमेशा ऊपर खिंचाव के विरुद्ध बढ़ता है। जलानुवर्तन हाइड्रोट्रॉपिज्म में जड़ें पानी की तरफ बढ़ती हैं। और एक होता है रसायनानुवर्तन कीमोट्रॉपिज्म। इसमें किसी रसायन की तरफ बढ़त होती है, जैसे फूल में पराग नली यानी पोलन ट्यूब का अंडाशय ओव्यूल की ओर बढ़ना। तो मतलब पौधों में भी केमिकल मैसेजिंग होती है, हार्मोन्स होते हैं उनमें भी। वो केमिकल सिग्नल की अपनी सीमाएं हैं। वो हर कोशिका तक नहीं पहुंच पाते और लगातार पैदा नहीं किए जा सकते। इसलिए पौधे और हाँ जानवर भी केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल वहीं बनते हैं जहां जरूरत होती है और फिर फैलकर डिफ्यूज होकर दूसरी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ये प्रक्रिया धीमी जरूर हो सकती है नर्व इम्पल्स के मुकाबले, लेकिन इसका असर ज्यादा व्यापक होता है और शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं तक पहुंच सकता है। तो ये पादप हार्मोन क्या हैं? कुछ मुख्य हार्मोन्स के नाम और उनका काम क्या है? पादप हार्मोन वो रसायन हैं जो पौधों की बढ़त, उनके विकास और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं में तालमेल बिठाते हैं। ये बनते कहीं और हैं और फैलकर काम कहीं और करते हैं। कुछ मुख्य हार्मोन्स हैं। पहला ऑक्सिन। जैसा हमने देखा, ये कोशिकाओं को लंबा करता है। इसी वजह से तना रोशनी की तरफ मुड़ता है और प्रतान सहारे से लिपटते हैं। जब प्रतान सहारे को छूता है, ऑक्सिन दूसरी तरफ जमा होकर उसे तेजी से बढ़ाता है। दूसरा जिबरेलिन्स। ये भी ऑक्सिन की तरह तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा साइटोकाइनिन्स। ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। इसीलिए ये फल और बीज जैसी जगहों पर ज्यादा मिलता है जहां तेजी से नई कोशिकाएं बन रही होती हैं। ये ग्रोथ प्रोमोटर है। और चौथा है एब्सिसिक अम्ल। ये बाकियों से अलग है, ये बढ़त को रोकता है। ग्रोथ इनहिबिटर है ये। जैसे पतझड़ में पत्तियों के मुरझाकर गिरने में इसका हाथ होता है। कितना दिलचस्प है। पौधों के पास बढ़ाने वाले और रोकने वाले दोनों तरह के केमिकल कंट्रोल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब वापस जानवरों पर आते हैं। उनमें हार्मोन्स का क्या रोल है? क्या एड्रेनलिन जैसा कुछ, जैसे वो गिलहरी वाली बात आपने कही थी जब वो किसी खतरे को भांपती है? एकदम सही। जब गिलहरी या कोई भी जानवर खतरे में होता है तो शरीर को लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार होना पड़ता है। ये दोनों ही काम बड़े ऊर्जा खपाऊ हैं और इनमें शरीर के कई सिस्टम्स का एक साथ तालमेल से काम करना जरूरी है। सिर्फ नर्व सिग्नल भेजकर ये तैयारी शायद कुछ ही अंगों तक सीमित रह जाए। जल्दी तो होगी पर शायद काफी ना हो। लेकिन अगर खून में केमिकल सिग्नल यानी हार्मोन छोड़ दिया जाए तो वो पूरे शरीर में फैलकर एक साथ कई अंगों में बदलाव ला सकता है। ज्यादा व्यापक तैयारी। और ये काम कौन सा हार्मोन करता है? एड्रीनलिन। ये हमारी किडनी के ऊपर बैठी छोटी सी अधिवृक्क ग्रंथियों यानी एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। खतरे का सिग्नल मिलते ही ये ग्रंथियां एड्रीनलिन सीधे खून में छोड़ देती हैं। खून के जरिए ये पूरे शरीर में फैलता है और अपने टारगेट अंगों जैसे दिल, फेफड़े, मांसपेशियों तक पहुंचता है। नतीजा, दिल तेज धड़कने लगता है ताकि मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। पाचन और त्वचा की तरफ खून का बहाव कम करके उसे मांसपेशियों की तरफ मोड़ दिया जाता है। सांस तेज हो जाती है। ये सारे बदलाव मिलकर जानवर को उस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं। एड्रीनलिन और इसे बनाने वाली ग्रंथियां, ये सब हमारे अंतस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, तो जानवरों में हार्मोन का बढ़त यानी ग्रोथ से क्या लेना देना है? क्या उनमें भी पौधों जैसी कोई दिशा वाली बढ़त होती है? नहीं, जानवरों में पौधों की तरह रोशनी या पानी की तरफ बढ़ने जैसी दिशात्मक बढ़त नहीं होती, लेकिन बढ़त होती जरूर है और वो भी बड़े सलीके से, सही अंगों की सही अनुपात में। ऐसा नहीं होता कि हमारे चेहरे पर उंगलियां उगाएं। हार्मोन्स इस सधी हुई समन्वित बढ़त, कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कौन से हार्मोन्स? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। एक है थायरॉक्सिन, जो गले में मौजूद अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड बनाती है। इसे बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है।
थायरॉक्सिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ताकि शरीर को बढ़ने के लिए सही मात्रा में ऊर्जा और सामान मिले। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसे गलगंड या गॉइटर कहते हैं। गर्दन फूली हुई दिखती है उसमें। दूसरा बड़ा खिलाड़ी है वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। ये दिमाग में मौजूद पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये शरीर की ओवरऑल बढ़त और विकास को कंट्रोल करता है। अगर बचपन में ये कम बने तो बौनापन, ड्वार्फिज्म हो सकता है, और अगर जरूरत से ज्यादा बन जाए तो शरीर भीमकाय, जायंटिज्म हो सकता है। इनके अलावा जवानी में, प्यूबर्टी में, लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन शारीरिक बदलाव लाते हैं। और एक बहुत जरूरी हार्मोन है इंसुलिन। ये अग्न्याशय यानी पैंक्रियास से निकलता है और हमारे खून में शुगर, ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन ठीक से न बने या शरीर उसका इस्तेमाल न कर पाए तो डायबिटीज हो जाती है। इसीलिए कुछ डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जब इन हार्मोन्स की सही मात्रा इतनी जरूरी है, तो शरीर ये कैसे पक्का करता है कि हार्मोन न कम बने न ज्यादा? कोई कंट्रोल मैकेनिज्म होगा? हाँ, इसके लिए शरीर में एक बहुत चालाक सिस्टम है, पुनर्भरण क्रियाविधि, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही खाना खाने के बाद खून में शुगर का लेवल बढ़ता है, अग्न्याशय, पैंक्रियास की कोशिकाएं इसे भांप लेती हैं और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगती हैं। इंसुलिन शुगर को कोशिकाओं में भेजने में मदद करता है, जिससे खून में शुगर लेवल कम होने लगता है। जैसे ही शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आता है, अग्न्याशय को सिग्नल मिलता है कि भाई अब और इंसुलिन बनाने की जरूरत नहीं है, और वो उत्पादन कम कर देता है। ये एक ऑटो रेगुलेटिंग सिस्टम जैसा है जो संतुलन बनाए रखता है। ज्यादा हुआ तो कम करो, कम हुआ तो बढ़ाओ। तो कुल मिलाके हमने देखा कि जीवों में नियंत्रण और समन्वय के लिए दो मुख्य सिस्टम काम कर रहे हैं। एक तो तेज तरार तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हाँ। और दूसरा थोड़ा धीमा पर दूर तक असर करने वाला अंतस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स के जरिए काम करता है। तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रियाएं रिफ्लेक्स हो सकती हैं, ऐच्छिक यानी वॉलंटरी हो सकती हैं, या अनैच्छिक इनवॉलंटरी हो सकती हैं। बिल्कुल। तंत्रिका तंत्र बिजली के करंट जैसे इम्पल्स से फटाफट संदेश भेजता है, खासकर मांसपेशियों और ग्रंथियों तक। वहीं हार्मोन केमिकल संदेशवाहक हैं, जो खून या विसरण, डिफ्यूजन के जरिए पूरे शरीर में फैलकर धीरे धीरे पर व्यापक असर डालते हैं। पौधों और जानवरों दोनों में केमिकल समन्वय मिलता है। हार्मोन बनते कहीं और हैं और असर कहीं और दिखाते हैं। और इन हार्मोन्स का लेवल जरूरत के हिसाब से बना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, ताकि शरीर का आंतरिक संतुलन, होम्योस्टैसिस बना रहे। हाँ, हमने आज इन दोनों सिस्टम्स, नर्वस और हार्मोनल को समझा, जैसे कि ये काफी हद तक अलग-अलग काम करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई हमेशा अलग-अलग ही काम करते हैं, या इनके बीच भी कोई गहरा तालमेल है, कोई आपसी बातचीत? सोचिए, तनाव की स्थिति में हमारा नर्वस सिस्टम भी अलर्ट होता है और एड्रेनलिन हार्मोन भी निकलता है। कैसे ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से बात करते होंगे, मिलकर शरीर को संभालते होंगे? शायद नियंत्रण और समन्वय की असली कहानी इनके आपसी संवाद की इस जटिलता में ही छुपी है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।